हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। बोले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका L1 और L2 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीड 2025 के अंदर से नया टॉपिक जुड़ा है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। पहले अपन इसका इतिहास देखेंगे, बाद में अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो सारा देखने वाले हैं। और क्लास की पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में। सबसे पहले बात की जाए तो राष्ट्र प्रथम शिक्षा नीति है, ये 1968 में आती है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थे। दूसरी शिक्षा नीति आती है वो 1986 में आती है। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी शिक्षा नीति है जो 2020 में आती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसका नाम तीसरी शिक्षा नीति है, इसको नवीनतम शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है गाइज, याद रखना। आगे बात करते हैं NEP 2020 के बारे में, किस प्रकार से इसका विकास होता है उनके बारे में। सबसे पहले जनवरी 2015 के अंदर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की जाती है। कब की जाती है? जनवरी 2015 के अंदर से। इसका किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, मानव संसाधन MHRD के द्वारा घोषणा की जाती है। बाद में क्या होता है, मई 2016 के अंदर से नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष मिलते हैं इनको नाम आता है TSR सुब्रमण्यम, ठीक है। बाद में अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, तो जून 2017 के अंदर से नए अध्यक्ष बनते हैं। नाम आता है उनका डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को बनाया जाता है गाइज। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन चलते हैं 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आती है, वो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के नाम से जारी किया जाता है। और यहाँ पर जो नाम था ना MHRD, बोले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, वो यहाँ से समाप्त कर दिया जाता है और एक नया मंत्रालय बनाया जाता है जिसको बोल सकते हो MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर शिक्षा मंत्रालय बनाया जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? याद रखना, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति आई, यहाँ पर MHRD है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, नया शिक्षा मंत्रालय बन जाता है जिसका नाम था MOE, बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं, देखो जो नई शिक्षा नीति है इसमें से 4 भाग शामिल किए जाते हैं और 27 अध्याय होते हैं। वो 4 भाग देखो कौन कौन से हैं। पहला बात करें तो स्कूली शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, और तीसरा जाता है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे आ जाते हैं, और चौथा जाता है क्रियान्वित आता है, ठीक है। तो 27 भाग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 27 अध्याय हैं और 4 भाग हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक तरीके से अपने डिस्कस किया है, बस इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ज़्यादा कोई घुमा फिरा कर एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे कि कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, 4 अध्याय कौन कौन से हैं, भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। कब लागू की जाती है, कौन सा मंत्रालय के अधीन आता है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाई गई नई शिक्षा नीति, जबकि 2 पहले से काम कर रही थी। दूसरे वाले के बाद में तीसरी क्यों लाएगी, उसी के बारे में बात करते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य से बोले तो SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जाती है, ठीक है। SDG 04 क्या था? सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाती है, फिर इस नीति को लाया जाता है। अब बात करते हैं जो NEP है, नई शिक्षा नीति 2020 के आधार स्तंभों के बारे में। तो इसके आधार स्तंभ कितने हैं? याद रखना, 5 हैं। कितने हैं? सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि NEP 2020 के आधार स्तंभों की संख्या है वो 5 है,
ठीक है, वो कौन कौन से 5 हैं तो याद रखना इस ट्रिक से। AAEQ के नाम से इसको जाना जाता है। ये AAA क्या क्या है उनके बारे में बात करें। देखो, पहले वाले ए का मतलब है, ए का एक्सेस कह सकते हो या फिर पहुंच कह सकते हो, इंग्लिश में याद रखना, थोड़ा सा याद रहना। दूसरा बात करें, दूसरा ए आ जाता है किफ़ायती, ठीक है, या फिर वहनीयता भी इसको बोल सकते हो, या फिर इसको अफोर्डेबिलिटी के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, तीसरा ए आ जाता है, उसका नाम होता है उत्तरदायित्व। तीसरा ए आ जाता है, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और ई के बारे में बात करें तो इसको इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी का मतलब होता है समानता। और क्यू के बारे में बात करें तो क्वालिटी या फिर गुणवत्ता इसको कह सकते हो। तो ये 5 स्तंभ हैं, इन 5 स्तंभों के बारे में याद रखना गाइज, इनसे सवाल 100% बनेगा। अब आगे बात करते हैं कि शिक्षा नीति के मार्गदर्शक के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है कि शिक्षा नीति के मार्गदर्शन के जो सिद्धांत हैं उनमें शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। क्या है? एक सार्वजनिक सेवा जाती है। शिक्षक शिक्षा की दूरी है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं तो प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनकी पहचान करना और उनका विकास करना हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो मानवीय और संविधान के मूल्यों का विकास करना जाता है, जिसमें से समानता, न्याय और स्वतंत्रता को रखा गया है। ये 3 शब्द हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। नेक्स्ट सिद्धांत आ जाता है कि स्कूल स्तर पर संकाय या फिर वर्ग को समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का CE अभिन्न अंग हो, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है रचनात्मक आकलन पर बल देना बताया गया है। तो ये 6 सिद्धांत हैं, 6-7 सिद्धांत हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना, जो नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शन के सिद्धांत में शामिल किए गए हैं। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो नई शिक्षा नीति के अंदर से कौन कौन सी विशेषताएं आ जाती हैं। पहले विशेषता आ जाती है कि सार्थक NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी निर्देश के बारे में बताया गया है। दूसरा बात करते हैं तो शिक्षा मंत्रालय बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्थापना या फिर गठन किया होता है, कब होती है तो अगस्त 2020 में होता है। नेक्स्ट बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद बोले तो GDP का 6% बजट का प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नवीन पैटर्न के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर से 5-3, ये थोड़ा सा डाटा याद रखना, 5-3-3-4 इसके बारे में बताया गया है। इसमें से 15 वर्ष तक के बारे में बात की गई है और बालक में 3 से 18 वर्ष तक के बारे में बताया गया है। इसको भी 3-4 भागों में बांटा गया, जिसमें से माध्यमिक स्टेज आ गया, मिडिल स्टेज आ गया, प्री स्टेज आ गया, उनके बारे में बात की गई है। तो उन स्टेजों के बारे में बात करें तो 4 वर्ष के बारे में बात की जाए तो 14 से लेकर 18 वर्ष तक, कक्षा 9 से 12 तक को है, उनको माध्यमिक स्टेज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 वर्ष के बारे में, तो 11 से 14 वर्ष तक कक्षा 6 से 8 तक इसको मिडिल स्टेज में शामिल किया गया है, ठीक है। इस ऊपर वाले फॉर्मूले को ही तोड़कर यहाँ पर बताया गया है नवीन पैटर्न में। देखो 4 यहाँ पर आ गया, 3 दोबारा से आ जाता है, जिसको किस में शामिल किया गया है, मिडिल स्टेज में। एक और दूसरा बात करते हैं, तीसरा 3 एक और यहाँ पर आ जाता है, ये रहा 3 वर्ष में, जिसमें से 8 से 11 वर्ष तक के आते हैं, कक्षा 3 से 5 तक को, इनको कहा गया है प्रीपरेटरी स्टेज के अंदर से शामिल किया गया है। और लास्ट बात करते हैं जो 5 दिया गया है, इसमें से 5 वर्ष में 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक को पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 1 और 2 में शामिल किया गया है, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है, ठीक है गाइस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। आगे चर्चा करते हैं गाइस। तो यहाँ पर जो उपरोक्त जो आपने नवीन पैटर्न देखा, उसको लागू करने के लिए PM श्री योजना लागू की जाती है। PM श्री कब लागू की जाती है तो 5 सितंबर 2022 को लागू की जाती है। इसी के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से इसको लागू किया गया था। इसमें बात करते हैं तो प्रथम चरण के अंदर से 14,500 स्कूल खोले जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। बात की जाए राजस्थान के अंदर तो राजस्थान में है 358 ब्लॉक हैं, 358 में हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोलेंगे तो जो टोटल स्कूल खोले जाएंगे वो 716 खोले जाएंगे गाइज। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यायों के बारे में, इनसे सवाल 100% बनता है गाइज। पहला अध्याय आ जाता है जिसको कहा जाता है ECCE कहा जाता है, या फिर बोल सकते हो अर्ली
चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के नाम से इसको जान सकते हैं। इनमें क्या क्या लक्ष्य रखा गया, किस किस को शामिल किया गया, उनके बारे में बात करते हैं अध्याय 1 में। तो अध्याय 1 में बात करें तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। बोले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये लक्ष्य 2030 तक का है। ये डाटा थोड़ा सा याद रखना, उम्र भी याद रखना, 3 से 8 वर्ष तक की है। आगे बात करते हैं पाठ्यचर्या के बारे में। तो 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से NCF-ECC कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस शिक्षा के बारे में। तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है इस एजुकेशन के अंदर से। एक तो औपचारिक शिक्षा, जिसमें से एक आती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक शामिल किया जाती है, और औपचारिक शिक्षा है वो 6 से 8 तक को शामिल किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में आंगनबाड़ी हो गया, बाल वाटिका हो गया, इनको शामिल किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में बात करें तो इसमें उम्र के बारे में बात की गई है, 6 से 8 वर्ष तो स्कूल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अध्याय 2 FLN। FLN की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखना, इसको कहा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर हिंदी में बात की जाए तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के बारे में बात की गई है अध्याय 2 में, और ये इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं का ज्ञान करना है। ठीक है, ये लक्ष्य बताया गया है। इस उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा, और उस मिशन का नाम है निपुण भारत मिशन। इस मिशन के बारे में ज़रूर याद रखना गाइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात की गई है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में। इसमें से क्या है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा, और जिसकी अवधि होगी 12 सप्ताह या फिर 3 माह। ये भी थोड़ा सा याद रखना गाइज। अब बात करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम आ जाता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, ये रहा अध्याय 3, इसका नाम आ जाता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण आ जाता है। इसमें क्या बखान किया गया है, इसमें बात की गई कि सभी तक शिक्षा पहुँच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम हो। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेना, ये ड्रॉप आउट है। ठीक है, आगे बात की गई है इसके अंदर से कि GER बोले तो इसको कह सकते हो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कह सकते हो, या फिर कह सकते हो सकल नामांकन अनुपात के नाम से बात की गई है, जिसको GER ही है, इसको 2030 तक 100% पहुँचाने का काम करना है, इसमें बताया गया है। GER आपको याद हो गया होगा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो या फिर सकल नामांकन अनुपात के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय आता है 4। अध्याय 4 का नाम आ जाता है पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र। ये वाला अध्याय भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र के बारे में बखान किया गया है। तो विषयों के चुनाव को लचीलापन, दूसरा बात करें तो बहुभाषावाद और बहुभाषा शक्ति का विकास करना बताया गया है। नेक्स्ट बात की गई कि कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक बढ़ाया जा सकता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पहले इसको इम्पोर्टेंट लगा लो गाइज। ये वाला जो अध्याय 4 है, इससे सवाल 100% बन सकता है। आगे बात करें तो योगात्मक आंकलन की जगह रचनात्मक आंकलन पर बल दिया जाए। यह अध्याय किसमें बताया गया है, 4 में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, अर्थात 360 का आंकलन हो। नेक्स्ट बात करें तो नवीन पद्धति, जिसमें से 5 3 3 4 के अनुसार पाठ्य चर्चा का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो, ये भी यहाँ पर बताई गई है। और इन बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे एक तो मुख्य परीक्षा हो गई और दूसरे जो सुधार परीक्षा के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। इस प्रकार से 1 साल में 2 बार एग्जाम देने के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट बात की गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकलन या फिर मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, परख कहा जाएगा। राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, आंकलन प्रकोष्ठ कहा जाता है। आगे बात की जाए तो RS
CERT जो उदयपुर द्वारा संचालित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अध्याय आता है 5वां, जिसका नाम है शिक्षक, या फिर टीचर के नाम से इसको जान सकते हो। इसमें से क्या बात की गई है, तो उसमें बताया गया है कि टीचर जो बनता है उसके लिए कौन कौन सी योग्यताओं को शामिल किया गया है, उनके बारे में बखान किया गया है। तो उन योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। दूसरा बात करें तो सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक का अनुपात होगा 30:1 का। ये थोड़ा सा याद रखना, 30 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होगा। दूसरा बात करते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात होगा, वो कितना होगा, 25:1 का होगा, मतलब कि 25:1 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सतत व्यावसायिक विकास बोले तो सीपीडी के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा। ये थोड़ा सा याद रखना, कितने घंटे, 50 घंटे। नेक्स्ट बात करते हैं तो शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, NCFTE कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अध्याय आता है 6वां, जिसका नाम आ जाता है समतामूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई है। ये रहा 6वां अध्याय क्या है कि समतामूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई है गाइज। इसके बारे में बात करते हो तो समाज की शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को सेज अथवा विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। सेज के बारे में बात करें तो स्पेशल एजुकेशन जोन के नाम से इसको जाना जाएगा। दूसरा बात करें तो लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो CWSN बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, जो अध्याय 6 में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय 7 में बात की गई है कि जो स्कूल होगा उसका परिसर किस प्रकार से होगा, उसका कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनावट होगी, उनके बारे में बात की गई है। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964 से 66 में दी गई थी, ये याद रखना। इसमें बात करें तो 5 से लेकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसे अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल मैदान हो गए, स्कूल खेल मैदान हो गए, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे। ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि इनके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। अध्याय 8 के बारे में बात करते हैं। अध्याय 8 का नाम आ जाता है कि मानक निर्धारण एवं प्रत्ययन के बारे में बात की गई है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाएगा। जो मानक है वो निम्न प्रकार हैं, उन्हीं के बारे में बात करें। देखो, सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में बात करें तो जिसके अंतर्गत आ जाता है कि शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण करना। दूसरा आ जाता है स्कूल शिक्षा निर्देशालय। इसके अंदर से क्या होता है, जो नीतियों को क्रियान्वित करना और मॉनिटरिंग करना होता है। जो स्कूल शिक्षा विभाग है ना, इसमें से शैक्षणिक नीतियों को निर्धारण करेगा कि ये नीतियाँ होंगी, और बाद में जो स्कूल शिक्षा निर्देशालय है वो नीतियों को क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं SCERT। इसका जो अकादमिक कार्य है वो उदयपुर में है, ये याद रखना। और नेक्स्ट आ जाता है SSA, SSS आ जाता है, जिसको कहा जाता है गाइज, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहा जाता है, या फिर कह सकते हो राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। यह प्राधिकरण क्या करेगा कि राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा, एक स्टैंडर्ड निर्धारित करेगा कि इसको इस प्रकार से ग्रेड दी जाएगी हर स्कूल को, वो एक करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। पहला आ जाता है कि पाठ्यचर्या निर्माण करना। राजस्थान की 7 डाइट के संयोग पर नवीन पद्धति आधारित आ जाती है, जिसके अंदर से 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। कितने हैं, 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। उन्हीं के बारे में बात करें तो पहला देखो आ जाता है NCFE
CCE आ जाता है, दूसरा आ जाता है NCF SC जिसको स्कूली शिक्षा कहा जाता है। ये एक आ जाता है ना गाइज, ये एक समिति है। दूसरी समिति आ जाती है NCF TE जो शिक्षक शिक्षा जाती है, ये दूसरी समिति है। और तीसरी आ जाती है NCF AE जिसको प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है, तीसरी समिति आ जाती है। तो ये 3 समितियां हैं, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। कितने हैं? 6 समूह बनाए गए हैं। उन्हीं के आगे बात करते हैं। BRC, CRC और डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा गाइज। नेक्स्ट आ जाता है कि 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी गाइज। ये भी नई शिक्षा नीति के अंदर से बात की गई है। आगे बात करते हैं 2030 तक 100% युवाओं और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। ठीक है। एक नई शिक्षा नीति के अंदर से नाम आ जाता है सार्थक। इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर कह सकते हो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें सार्थक कहा जाता है। और ये सार्थक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर छप सकता है। इसकी डेफिनेशन के आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे बात करते हैं तो आगे एक नाम आ जाता है ABC। ABC के बारे में बात करें, ABC से पहले अपन ये देख लेते हैं। देखो, उच्च शिक्षा में MPhil के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। आगे बात की गई है कि ABC की स्थापना करना। ABC की स्थापना बोले तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से इसको जाना जाता है, इसकी स्थापना आ जाती है। स्नातक जो शिक्षा के बारे में बात करें तो पहले अगर 1 वर्ष का कोई कोर्स करता है उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 वर्ष का करेगा उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 वर्ष का है उसको डिग्री दी जाएगी। इस प्रकार से स्नातक स्तर में शिक्षा में परिवर्तन किया गया है। तो गाइस ये थी NEP 2020 के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूल। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।